नमस्कार, मुद्दा में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता और सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुनवाई पूरी हो गई है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया, लेकिन यह माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज या कल आदेश जारी कर सकता है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश वेबसाइट पर जारी कर दिया जाए, लेकिन बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये कि फिलहाल सुनवाई जो है वो पूरी हो गई। इसमें कई चीजें कोर्ट की तरफ से कही गई। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एक कमेटी बनाई जाए। क्या तब तक के लिए ये कानून टाला जा सकता है? ये तमाम सवाल कोर्ट ने पूछे। यहां सरकार का पक्ष जो रख रहे थे, उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी कमेटी बनाने की जो बात है अभी तक बनी नहीं, क्योंकि पिछली सुनवाई में भी कमेटी बनाने का जिक्र कोर्ट की तरफ से कहा गया था। एहतशाम खान हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। एहतशाम, किस तरीके की दलीलें आज कोर्ट रूम में हुई और क्या निर्णय आ सकता है? कोई संभावना जताई जा सकती है क्या? तीन कृषि कानून है जिसको लेकर विवाद हो रहा है, जिसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है, उसको फिलहाल के लिए रोक दिया जाए और तब तक के लिए रोका जाए जब तक कि किसान और जो केंद्र सरकार है इनके बीच में कोई सकारात्मक बातचीत नहीं हो जाती, कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता। तब तक कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि इस कानून को कुछ दिनों के लिए अबेंस में डाल दिया जाए, यानी कि उस पर रोक लगा दी जाए और तब तक की बातचीत हो। सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि जो कृषि कानून की संवैधानिक वैधता है उस पर बाद में चर्चा हो, अगर जरूरत पड़े तब कोर्ट में ये मामला आए। अगर उससे पहले दोनों पक्षों में बातचीत करके ये सुलझाया जा सकता है तो उस पर जोर देना चाहिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि एक कमेटी बनाई जाए, जो पहले ही ये तजवीज़ दी गई थी, ये सुझाव दिया गया था। आज कोर्ट ने दोनों पक्षों से नाम मांगा है कि कौन इसके अध्यक्ष हो सकते हैं, कौन सदस्य होंगे, तो उसका एक स्वरूप दिया जाए और कमेटी का गठन होगा, ऐसा आज की सुनवाई से ऐसा लगता है। और जब तक कि कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती कि आगे क्या बातचीत हो सकती है या बातचीत से कोई तीसरा पहलू है, कोई रास्ता निकला है, तब तक के लिए इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना है और कोर्ट ने यह बार बार चिंता जताई है कि कहीं जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें किसी तरह का वायलेंस ना हो, कोई ब्लड शेड ना हो, कोई हिंसा ना हो, किसी की मौत ना हो, सुसाइड ना हो। तो इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ये चाहता है कि किसान संगठन जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई बात सामने आए। और इसीलिए ये बताइए, यहाँ पर ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ठीक है, जब उन्होंने कहा कोर्ट ने कि आप कानून आप रद्द कर रहे हैं या हम रद्द कर दें, जिसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि ये अधिकार नहीं है कोर्ट के पास। ऐसे में कोर्ट ने ये भी कहा कि लागू करने की जो प्रक्रिया है उस पर स्टे लगा सकते हैं। इस पर क्या दलीलें दी गई? देखिए, ये बहुत ही कह सकते हैं आपके एक ऐसी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो मत बना लिया है, जो मन बना लिया है कि वो इस कानून पर फिलहाल के लिए रोक लगाएंगे, उसका वो रास्ता निकाल रहे हैं। तो कानूनी तौर पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की तरफ से कानूनी तौर पर ये बहस में ये बात रखी गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ फैसलों का हवाला दिया और ये कहा कि जब तक के किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन नहीं होता, तब तक के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी कानून पर स्टे या रोक नहीं लगा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, मुख्य न्यायाधीश ने खुद इसका बीच का रास्ता निकाला कि ठीक है, अगर आप कहते हैं कि हम रोक नहीं लगा सकते कानून पर, तो हम ऐसा करेंगे कि कानून लागू ना हो, हम ऐसा आदेश पारित करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये क्लियर कर दिया है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह इस कानून को फिलहाल कानून पे रोक लगा दी जाए या किसानों को ये संदेश दिया जाए कि कानून अभी लागू नहीं हो रहा है और तब तक के लिए बातचीत से कोई मसले का हल निकाला जाए। ठीक है, जरूर रही है एहतशाम आप साथ। देखिए, कमेटी बनाने के मुद्दे पर सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि किसान अपनी मांगों को कमेटी के सामने भी रखेंगे, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने इससे इनकार किया और कहा कि इस मामले को कमेटी के सामने गंभीरता से चलाएंगे। चीफ जस्टिस ने कमेटी के लिए जब नाम मांगे तो किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर.एम. लोढ़ा के नाम की सलाह दी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो कल इस बारे में जानकारी देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से कुछ नाम देने को कहा है। एहतशाम, देखिए, कुछ नाम इसमें मांगे गए हैं कोर्ट की तरफ से, अलग अलग जो पक्ष वहां पर मौजूद हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आज ही फैसला आ सकता है? क्योंकि अब जब कमेटी बनाने पर फिर आगे विचार हो सकता है कि एक कमेटी बनेगी, क्या आज इसका फैसला हो सकता है?
देखिए, जब ये मामले की सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी थी और लंच का समय हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट उठना चाह रहे थे और उन्होंने कहा कि वी आर रिटायरिंग नाउ, वी विल हैव टू गो फॉर लंच। तो उन्होंने उस वक्त ये बात बिल्कुल साफ नहीं की, लेकिन चूंकि लगातार वकील जिरह कर रहे थे तो उनका ये कहना था, चीफ जस्टिस ने उठते उठते ये कहा कि हम ये ऑर्डर अपलोड कर देंगे। तो ये हम लोग ये कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि वो कोर्ट में वो जो फैसला है वो अपलोड कर देंगे, एक रीजन जजमेंट देंगे, तो हो सकता है कि आदेश शाम तक पारित हो जाए और इसको अपलोड कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। लेकिन जब तक के वो आदेश औपचारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे नहीं आ जाता, इसे हम बिल्कुल अभी उस पर कोई भी कयास लगाना ठीक नहीं होगा। और साथ ही साथ जब कल सुनवाई है और उसमें किसान संगठन क्या चाहते हैं ये बात रखी जाएगी कोर्ट के सामने, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि कल आदेश पारित हो। तो इसके लिए हमें शाम तक देखना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को वो आदेश देना है और किसानों को एक संदेश देना है कि हाँ हम रोक लगाना चाहते हैं, तो फिर हो सकता है कि शाम तक वो कोर्ट के ठीक है। इस बीच देखिए, गाजीपुर बॉर्डर से चंदन जजवाड़ा हमारे सहयोगी साथ हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों के शामिल होने पर भी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसी को भी प्रदर्शन से नहीं रोक सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि अगर कमेटी की रिपोर्ट आने तक तीनों कानूनों को टाल दिया जाए तो क्या प्रदर्शन को किसी दूसरी जगह किया जा सकता है जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन की जगह शांति भंग होने की भी आशंका जताई। चंदन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर उस जगह पर जहां पर किसान लगातार डटे हुए हैं। चंदन, किसानों से अगर आपकी बात हुई हो, वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ कोर्ट भी सीधे ये पूछ रही है कि उन पर तो भरोसा है ना किसानों को। देखिए, किसानों को अगर भरोसे की बात करें तो वो अपनी एक मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानूनों को ख़त्म किया जाए। फिलहाल किसान नेता जो है वो मीटिंग करे और मीटिंग के बाद ही जो कुछ भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हुई है उस पर अपना फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने ये कहा कि बच्चे, बूढ़े और जो महिलाएं हैं उनको धरना स्थल से दूर लाया जाए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, लॉलेसनेस की भी स्थिति हो सकती है, इसका भी डर कोर्ट को है। लेकिन किसान फिलहाल इन किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। हालांकि प्रशांत भूषण ने ये कहा है ज़रूर कि वो किसान नेताओं से बात करेंगे। सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर एक संगठन नहीं बल्कि 400 संगठन है किसानों के, और हर एक के अपने अपने मत हैं, हर एक का अपना अपना विचार है। तो कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, किसानों पर कितना भरोसा इसका होगा ये देखना होगा। उसके बाद ही किसान इस पर कोई अपनी तरफ से बात करेंगे कि वो अपना धरना शिफ्ट करते हैं या फिलहाल खत्म करते हैं, रोकते हैं, महिलाओं को हटाते हैं। चंदन, जरा रहिए आप साथ, ये देखना होगा कि किसान इस पर क्या फैसला लेते हैं। सुनवाई की शुरुआत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से चल रही बातचीत पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रुख से नाखुशी जताई, लेकिन इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से पूछा कि क्या उन्हें कोर्ट पे विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कैसी बातचीत चल रही है जिसमें सरकार के खिलाफ कई राज्य खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि अभी तक कोई भी याचिका कृषि सुधारों के पक्ष में नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि आप कृषि सुधार कानून को रोक रहे हैं या हम रोकें। एहतशाम, सुप्रीम कोर्ट ने यहां इस बात का भी जिक्र किया कि पक्ष में, यानी जो लोग कानून के पक्ष में हैं, उन किसान संगठनों ने भी समर्थन या किसी प्रकार की याचिका कोर्ट में दाखिल नहीं की है। जहां पर जब ये सुनवाई चल रही थी तो एक संगठन था जिसने खुलकर कहा कि वो इसके समर्थन में है। क्या सरकार की ये कोशिश भी हो सकती है कि जो जो संगठन इसके सपोर्ट में है उनकी बात भी कोर्ट तक पहुंचाई जाए? देखिए, एक नहीं कई याचिकाएं आई हैं। शुरू में जब ये बहस चल रही थी उस वक्त मुख्य न्यायाधीश ने ये भी कहा, और उनका एक जनरल ऑब्जर्वेशन था कि वो शायद उनकी नज़र में ऐसी चीज़ें नहीं आ रही कि कुछ लोग जो कृषि कानून है उसके समर्थन में भी हैं। लेकिन बाद में जब उन्होंने याचिकाकर्ता के जो वकील थे, बहुत सारे वकील आए थे, एक एक करके पूछना शुरू किया कि आप किस तरफ से हैं, आप किस तरफ से हैं, तो एक ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि व्यापारियों का संगठन है वो थे, किसानों के 2 संगठन हैं वो सामने आए। उनका कहना था कि वो कृषि कानून के समर्थन में है। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं और अभी सबने ये मांग रखी कि कमेटी के सामने इन लोगों को भी जो कि प्रो फार्म लॉ, ये भी जल्दी से बता दीजिएगा कि वहां जो किसानों का पक्ष रख रहे थे उनसे किस तरीके के सवाल कोर्ट ने पूछे। उन्होंने क्या महिलाओं या बच्चे क्यों शामिल हैं इसका जवाब दिया? क्या इस बात का जवाब दिया कि अगर कानून को कुछ वक्त के लिए टाला जाता है तो प्रदर्शन खत्म हो जाएगा?
देखिए जो फार्मर्स हैं, जो किसान संगठन हैं, उनके तरफ से 4 वकील पेश हुए थे। दुष्यंत दवे पेश हुए थे, प्रशांत भूषण पेश हुए थे, एच.एस. फुल्का थे और कॉलिन गोंजाल्विस। उन सब से सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये मांग की, ये पूछा कि क्या आप हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि अब किसान अपना जो आंदोलन है वो कहीं और लेकर जाएंगे। लेकिन उनकी तरफ से कोई भी इस तरह की बात वकीलों की तरफ से नहीं रखी गई। उन्होंने कोई भरोसा नहीं दिलाया और उन्होंने कहा कि हम पहले किसानों से बात करेंगे, उसके बाद कोर्ट के सामने उनका पक्ष रखेंगे, जो कि कल होगा। जी ठीक है, रहिए जरा साथ। देखिए, सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कल करनाल में हुई हिंसा का मुद्दा उठाया और कहा कि किसान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर 2000 ट्रैक्टर लाकर गणतंत्र दिवस समारोह को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि वो ऐसा क्यों करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में किसानों के वकील दुष्यंत दवे की तरफ से कहा गया कि हमारी ट्रैक्टर रैली गणतंत्र दिवस परेड में गड़बड़ी नहीं करना चाहती, वो केवल रामलीला मैदान में जाकर रैली करना चाहते हैं, जिसकी इजाजत पुलिस और प्रशासन से नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन करने वालों को नसीहत भी दी कि प्रदर्शन गांधी जी के सत्याग्रह की तरह से होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सत्याग्रह बड़ा आंदोलन था और इस पर किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन करनाल में हिंसा के पीछे कौन लोग थे इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि 400 किसान यूनियन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। चंदन हमारे साथ मौजूद है। चंदन, अब बड़ा रुख क्या रहता, मतलब सबसे महत्वपूर्ण रुख तो अब किसानों का है कि किसान क्या कहते हैं, क्योंकि कल वो कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा। क्या अगर कानून टाल दिया जाता है कुछ वक्त के लिए या लागू करने की प्रक्रिया को टाला जाता है तो किसान ये प्रदर्शन खत्म कर देंगे? देखिए, किसानों से जितनी हमारी बात हो पाई है अर्पिता, गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों के मन में सीधी ये बात है कि पहले कानून को खत्म किया जाए। वो टालने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि टालने का कोई अंत नहीं होगा। टालने के बाद फिर ये कानून रिस्टोर हो जाएगा, जिसके पक्ष में वो नहीं है। और सरकार की तरफ से भी बार बार यही कहा गया कि कानून खत्म करने के अलावा किसी भी मुद्दे पर किसान भी सुनने को तैयार नहीं है। तो तमाम मुद्दे हैं जिस पर दोनों ही पक्षों के बीच खींचतान बनी हुई है। फिलहाल किसानों ने जिस तरह से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को लेकर के जिस तरह से चेतावनी दी है, उस पर सरकार निश्चित तौर पर चिंतित है। लेकिन एक बात तय है कि किसान सीधा मानते हैं कि आंदोलन फिलहाल खत्म नहीं होगा। हालांकि प्रशांत भूषण और बाकी लोगों ने कहा कि एक बार किसान नेताओं से वो बात करेंगे, उसके बाद ही कोर्ट को कुछ आश्वासन दे पाएंगे कि क्या यहाँ से धरना कहीं और शिफ्ट किया जाए, या फिर अगर एक बार धरना रामलीला मैदान में शिफ्ट किया जाता है तो क्या सारे बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के कुछ भी अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। लेकिन एक बात है कि किसान नेता आपस में बात करेंगे, उसके बाद इस मसले पर अपना विचार रखेंगे कि क्या महिलाओं, बुजुर्गों या बच्चों को हटाया जाए। किसान नेता एक बात बार बार कह रहे हैं कि उनकी तरफ से शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, जो भी वायलेंस हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। वायलेंस के पीछे कहीं भी किसानों का कोई रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा कि आपने कानून बनाया है और आप ही समस्या का समाधान करें। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो किसी भी कानून पर रोक नहीं लगा सकते जब तक वो मूल अधिकार का हनन ना करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानूनों पर रोक लगाने की बजाय कानूनों को लागू करने पर रोक लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार को किसानों के साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि केंद्र सरकार किसानों के साथ ज्यादती कर रही है, इस कानून को रोका जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्यों केंद्र सरकार ने इस कानून को रोकने के लिए अभी तक सहमति नहीं दी। एहतशाम जो भी दलीलें कोर्ट रूम में हुई, चाहे वो किसान पक्ष के जो वकील हो उन्होंने कही हो या सरकार की तरफ से कही हो, आप क्योंकि वहां पर मौजूद थे, क्या सुनवाई में दलीलें दोनों तरफ से दी गई और अब किस बात में सहमति ज्यादा बनने की संभावना नजर आ रही है? देखिए, सहमति बनना तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अभी भी वहां कोर्ट में अपनी अपनी बात कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बार बार ये मांग की जा रही थी कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, अगर कानून पे रोक लगाया जाता है तो इसका गलत संदेश जाएगा और ये किसान अपनी बात पर। हमारे परिमल जी, शुक्ला जी, राज्य के मंत्री राजदीप राय जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद कल्पना मल्ला जी, हमारे यहाँ के सांसद, सभी विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण और यहाँ उपस्थित
इतनी बड़ी संख्या में हमारे बराक वैली के सज्जनवृंद, माताएं, बहनें, हमारे आदरणीय बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये जो विजय संकल्प रैली, जिसे आप विजय संकल्प रैली बोलते हैं, इसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला है और मैं आयोजकों को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विजय संकल्प रैली की शुरुआत बराक वैली से किया है, जहां भारतीय जनता पार्टी की नींव है और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अगर यश पकाया है तो वह यश हमें बराक वैली में आशीर्वाद के रूप में मिला है। इसलिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। हमें याद है 1991 जब हमारा काम धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा था, उस समय अगर किसी ने आशीर्वाद दिया था और एक तरफा आशीर्वाद दिया था तो वो बराक वैली था, जहां से 9 जन विधायक बने और 2 जन सांसद बने। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जब मैं असम में आया हूं तो मैं महान पुरुष संत श्रीमंत शंकर देव जी को, उनके शिष्य माधव देव जी को, हमारे अजान फकीर जी को जहां मैं नमन करता हूं, वहीं स्वतंत्रता सेनानी ताजी मैंड्रेन जी को, हमारे हेम बरुआ जी को नमन करता हूं और मैं याद करता हूं भूपेंद्र हजारिका जी को, हमारे जिन्होंने असम को एक पहचान देश में संस्कृति के दृष्टि से दी है। इन सबको मैं नमन करते हुए आगे बढ़ता हूं। मित्रों, मैं सबसे पहले तो असम की जनता को बधाई देना चाहता हूं और असम की सरकार को, सर्बानंद सोनोवाल जी को, हेमंत बिश्व शर्मा जी को, हमारे रंजीत दास जी को, पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाया है और आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। एक सरकार और पार्टी मिलकर, मुझे खुशी है आपसे चर्चा करते हुए कि 2016 में सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी, फिर चाहे लोकसभा का चुनाव था, फिर चाहे उपचुनाव विधानसभा का था, फिर चाहे जिला परिषद का चुनाव था, फिर चाहे टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव था, फिर चाहे वो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव था, फिर चाहे वो टीवा टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव था, या फिर नगर पालिका का चुनाव और पंचायत का चुनाव था, सभी आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और कमल खिलाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। 2016 में हम सरकार में आए, 10 में से 9 लोकसभा की सीटें जीती। ये छोटी घटना नहीं है कि कोई जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे असम के सिलचर में वो मौजूद। जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए जनता का बहुत बहुत आभार, क्योंकि जनता पूरा भरोसा उन पर जता रही है। अगर मैं दीमा हसाओ और करीबी एंगलोंग के ऑटोनोमस काउंसिल की बात करूं तो हमने चुनाव जीता है। हमने तीवा का ऑटोनोमस काउंसिल का चुनाव 36 में से 33 सीटें जीती है, ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से चाहे वो रंगापारा का या सुनारी का चुनाव हो, सबके सब चुनाव हमने जीते। और खुशी की बात यह है कि यही तस्वीर देश की है। क्या जम्मू कश्मीर में लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊपर लद्दाख,
वहां का हिल काउंसिल का चुनाव हो, 26 सीटें में 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी। अगर मैं जम्मू कश्मीर का चुनाव कहूं तो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गुपकर के लोग सब इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े, सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जीत करके आई तो भारतीय जनता पार्टी आई जम्मू कश्मीर में। यह हमको समझना चाहिए। और तीनों को मिला ले तो वोट शेयर में हम आगे आ गए। यह है जम्मू कश्मीर के लोगों का भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। क्या गुजरात, क्या नॉर्थ ईस्ट, क्या लद्दाख, क्या कर्नाटक, हर सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। अभी अभी चुनाव हुआ गुजरात में, 8 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी। अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, 2 सीटें थी, दोनों की दोनों भारतीय जनता पार्टी। तेलंगाना में एक कंस्टिट्यूएंसी थी दुबाका, उस दुबाका के ऊपर मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी, उस दुबाका के नीचे मुख्यमंत्री के बेटे की कंस्टिट्यूएंसी, उनके रिश्तेदारों की कंस्टिट्यूएंसी। वहां भी दुबाका में धमाका हो गया और बीजेपी जीत गई। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, 28 में से 22 भारतीय जनता पार्टी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी। और अगर हम बिहार की बात करें तो सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट और सबसे ज्यादा सीट लाने वाली भारतीय जनता पार्टी। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, मणिपुर में 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 241 सीटों में 190 सीटें भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश। और अगर मैं ईटानगर के म्युनिसिपल कमेटी कॉरपोरेशन की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी। अगर मैं पासीघाट के म्युनिसिपल कमेटी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी। सारे देश में भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान खिल रहा है। अभी राजस्थान के चुनाव हुए, कहते थे किसान का आंदोलन चल रहा, चुनाव पंचायत के थे, किसानों ने एक तरफा आशीर्वाद राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को दिया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। सिलवासा में चुनाव हुआ, वहां भी भारतीय जनता पार्टी। गोवा में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी। 40 में से 30+ सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ गई। इसलिए मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में टीम इंडिया, सारे बीजेपी एक साथ लगकर और सारे देश में मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए भारत की जनता आतुर है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं आसाम की बात करूं तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आसाम की संस्कृति, असम की भाषा, अहम की भाषा, अहम का अपना अस्तित्व, इन सारी चीजों को संभाल के रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संभाल के रखा है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अहम की संस्कृति, अहम की भाषा, ये सबको हमेशा अगर किसी ने तवज्जो दी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। यहां के अधिकारों के बारे में भी चर्चा हुई तो उसके प्रति भी अगर संवेदना रखी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। इस बात को समझना चाहिए। ये असम का आंदोलन जब चल रहा था तो इसको देशव्यापी बनाने में सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आवाज उठाई। सारे देश में इस नारे को गुंजाया था, श्रीनगर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। केरल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और असम आंदोलन के साथ सारे देश में भारतीय जनता पार्टी सदा सदा खड़ी रही। इसको हमको समझना चाहिए। असम की भाषा बहुत ही अच्छी भाषा और इसको संभाल करके रखने की जिम्मेवारी हम सब की है, जिसको हम लोगों ने किया है।
और असम को देश में भी स्थान देने की बात आई तो वो हमेशा एनडीए की सरकार रही है। फिर चाहे वो भारत रत्न देना हो भूपेंद्र हजारिका जी को तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है। अगर हमारे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोले जी को देना हो तो वो अटल जी की सरकार होती है जो भारत रत्न से सम्मानित करती है। इसलिए असम की संस्कृति, असम का नेतृत्व, असम के अस्तित्व को अगर किसी ने पहचाना और उसको देश में स्थान देने का काम किया है तो वो एनडीए की सरकारों ने किया है। बहुत शांति तरीके से लोगों का विकास के लिए हम काम करते रहे। यहां 6 कम्युनिटीज, 6 प्रजातियां जिनको हम लोगों ने एसटी का स्टेटस दिया, लेकिन एसटी के स्टेटस देने में किसी का हक नहीं छीना, उनका हक बरकरार रखते हुए इनको भी एसटी का स्टेटस दिया। फिर चाहे वो मोरन हो, मोटोक हो, कुछ राजवंशी हो, ताई अहोम हो या फिर आदिवासी टी ट्राइब्स के लोग हो। आपने कभी देखा कि कांग्रेस सरकार ने हिम्मत की? कभी इन लोगों के बारे में सोचा? कभी इस तरीके की बातचीत की? इसको रखने का काम अगर किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बोडो आंदोलन पिछले 50 साल से चल रहा है। मैं सही बोल रहा हूं? 50 साल से चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्या यह सच्चाई नहीं थी कि 4000 से ज्यादा जानें चली गई? लेकिन मुझे खुशी है कि बोडो अकॉर्ड के दृष्टि से सारे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड के लोगों ने अपने हथियार रख दिए और असम की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी उसको भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचा करके बोडो अकॉर्ड करके उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया और इसके साथ साथ 1500 करोड़ रुपए उनको बोडोलैंड के लोगों को ठीक से स्थापित करने के लिए देने का काम किया। अगर हम बात करें, हमारे पड़ोस की जगह है त्रिपुरा। लंबे समय से ब्रू रियांग की झगड़ा चल रहा था, इसको भी सुलझाने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने इसको सुलझाया और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको नीतिगत फैसले तक ला करके 600 करोड़ रुपए दे करके भी और ब्रू रियांग के लोगों को 36,000 इंटरनली डिस्प्लेस्ड फैमिली को ठीक से बसाने का काम किया है। बॉर्डर का लैंड डिस्प्यूट, ये लैंड स्वैप, ये भी अगर हुआ, असम की जनता इससे दुखी थी। घुसपैठ के चांस थे। लगभग 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का इलाका था जहां रुकावट नहीं हो पाती थी, लेकिन जमीन का स्वैप करके इसको भी अमली जामा पहनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट लगा करके असम की जनता को घुसपैठ से बचाने का काम, इसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के शासन में प्रोजेक्ट भी चलता था, काम भी चलता था, कभी खत्म नहीं होता था। दाम बढ़ा दिए जाते थे, एस्केलेट कर दिए जाते थे, लेकिन काम खत्म नहीं होता था। एनडीए की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, 2016 में सर्बानंद सोनोवाल जी बैठे, भूपेन हजारिका जी का नाम पर बनने वाला सेतु उसको कंप्लीट का जो बोगी बील ब्रिज था वो भी कंप्लीट कर दिया गया। असम का जो गैस क्रैकर प्रोजेक्ट था उसका भी काम पूरा हो गया। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। उत्तर यूपीए की सरकार और बीजेपी एनडीए की सरकार में 3 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए असम को मिला। अभी अगर हम नए प्रोजेक्ट की बात करें, मुझे खुशी है कि मैं मोदी जी की सरकार में पहले मंत्री था। मुझे खुशी है कि गुवाहाटी को, असम को एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दे पाया हूं। 1350 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और प्रति वर्ष उसमें 2000 करोड़ रुपए का रेकरिंग खर्च होगा। आपके लोगों को अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आपके लोगों को कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा। आपके लोगों का इलाज बढ़िया से बढ़िया इलाज और वर्ल्ड क्लास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है, वर्ल्ड क्लास बन रहा है। यही नहीं, अभी सर्बानंद जी चर्चा कर रहे थे, हमारे हेमंत दास जी ने बताया 9 मेडिकल कॉलेज, 9 ही है ना, 9 8
8 मेडिकल कॉलेज, और अभी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने 835 करोड़ रुपए का एक नया मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मोदी जी की सोच देखो, हर 2 लोकसभा की कंस्टिट्यूंसी में हर तीसरे जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इसकी बात उन्होंने कही। और जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने यहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया, डिब्रूगढ़ में गया, वहां मैंने बिल्डिंग दी, उसी तरीके से नवगांव में गया, वहां बिल्डिंग दी। यानी भारतीय जनता पार्टी, और मैंने नहीं दी, ये मोदी जी का आशीर्वाद जो आपको मिला है, असम की जनता को मिला है, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से नुमाली रिफाइनरी, उसमें 22,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसी तरीके से नुमालीगढ़ की जो बायो रिफाइनरी है, उसमें लगभग 1250 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी में ब्रिज बनने का जो काम चल रहा है ब्रह्मपुत्रा पर, वो भी बहुत तेजी से चल रहा है। 15 नए नेशनल हाईवे बनाए गए हैं, 31 स्टेट रोड हाईवेज को हाईवे बनाया गया है, और 5 नए ब्रिज ब्रह्मपुत्रा पर बन रहे हैं। यह असम की बदलती तस्वीर है, जिसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, उसी तरीके से असम पीछे नहीं रहा है। मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जब सर्बानंद सोनोवाल जी ने सरकार संभाली तो यहां पर टॉयलेट्स बनने की स्थिति यह थी कि लगभग 70%, 30% टॉयलेट्स नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, और मुझे खुशी है कि 11 करोड़ जो टॉयलेट्स बने, 35 लाख टॉयलेट्स यहां असम में बने, और अब 100% ओडीएफ हो गया है असम। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। आपको मालूम नहीं गांव की तस्वीर कैसी है। गांव में बहनें सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी अपने दैनिक नित्य क्रम करने के लिए। ये विमेन एम्पावरमेंट मोदी जी ने दिया। आज घर घर में टॉयलेट्स बने, 35 लाख टॉयलेट असम में बने हैं, और 100% आज ओडीएफ हो गया। और महिलाओं को कितनी बड़ी एम्पावरमेंट हुई, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से जनधन योजना, 40 करोड़ लोगों के खाते खुले, और बहनों के विशेष करके बता रहे थे कि 22 करोड़ लोगों को उनके खाते खुले हैं। मुझे खुशी है कि असम में लगभग 1,66,00,000 नए अकाउंट खोले गए, और कोविड के दौरान 20 करोड़ बहनों को मोदी जी ने बिना किसी हस्तक्षेप के 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 1500 रुपए उनके अकाउंट में पहुंचा दिए जब लॉकडाउन लगा हुआ। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। उसी तरीके से गैस सिलेंडर, जहां 8 करोड़ गैस सिलेंडर बटे, वहीं 35 लाख कनेक्शन जो थे वो असम को मिले हैं, 35 लाख बहनों को। आपको गांव की तस्वीर मैं बताना चाहता हूं। हमारी बहनें 5 बजे उठती थी, जंगल में जाती थी, लकड़ी काट के लाती थी, और लकड़ी काटने के बाद फिर वो चूल्हा जलाती थी, और चूल्हा जलाते समय 200 सिगरेट का धुआं, उस धुएं को अपने छाती में लेती थी। आज 35 लाख लोगों को मोदी जी ने गैस का मुफ्त कनेक्शन दे दिया। सुबह उठो, गैस ऑन करो, चाय बनाओ, घर के लिए खाना बनाओ, तैयार हो जाओ और काम में जुट जाओ। ये छोटी घटना नहीं है। अगर मैं बात करूं सौभाग्य योजना की, तो लगभग 2,60,00,000 नए बिजली के कनेक्शन दिए गए, और यहां तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस बात का एहसास कराया जनता को कि किस तरीके के प्लान सरकार दरअसल बना रही है। सड़क का काम असम में तेज हुआ है। इसी के साथ साथ विकास की तरफ बढ़ाने का देश को जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, उन्हीं संकल्पों को एक बार फिर से याद कराते हुए जेपी नड्डा नजर आए। उन्होंने ये विकास के काम जो असम में हुए हैं उनका जिक्र यहाँ पर किया। जो तनाव की स्थिति सीमाओं पर होती थी उसको उन्होंने बताया कि खत्म किया गया है। असम अब पीछे नहीं रहा है। असम में 35 लाख शौचालय बने हैं, जिससे जो महिलाएं हैं, गांव की जो बेटियां हैं, उनको बहुत राहत हो गई है।
उधर दिल्ली की सज झील से लिए गए कौवे और बतखों के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन की मुश्किल बढ़ गई। संजय झील के आसपास पिछले कुछ दिनों में कई कौवों की मौत के बाद सैंपल जुटाए गए और इन सैंपल में 5 कौवे और 3 बतखों में बर्ड फ्लू पाया गया। जैसे ही ये रिपोर्ट आई, प्रशासन की टीम पीपीई किट पहनकर संजय झील पहुंची और एक मशीन की मदद से गड्ढा खोदने शुरू हुआ। बताया गया कि इस झील के आसपास मौजूद चिड़ियों को दफन किया जाएगा ताकि बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके, जबकि झील के आसपास भी कई कर्मचारी सैनिटाइजेशन करते नजर आए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों से बैठक के बाद बर्ड फ्लू की समीक्षा की और दिल्ली के लोगों से ना घबराने की अपील की। केवल और केवल संजय लेक से जो सैंपल्स लिए गए थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। बत्तखों के सैंपल लिए गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। उस इलाके को थोड़ा सैनिटाइज कर दिया गया है ताकि लोग वहाँ ना जाएं, और अगर कहीं कुछ पंख उसके फैले हों या उन सबसे जिससे भी खतरा है वो ना करें। लेकिन उसके अलावा अभी तक कहीं से कोई इस तरह की चिंता की बात नहीं है। अभी कुछ सैंपल्स और भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आनी है। आम जनता से कहना चाहता हूं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी कोशिश में है कि इसके स्प्रेड को रोक लिया जाए। अभी तक कहीं से भी इस तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली से बाहर से आने वाले जो लाइव स्टॉक हैं, जो मुर्गे हैं, उन पर बैन लगा दिया गया था। दिल्ली की मुर्गा मंडी को बैन अभी उसको फंक्शनल काम करने से रोक दिया गया था 10 दिन के लिए। तो ये प्रिकॉशन लिए गए थे। अभी सुबह एक और ये डिसीजन लिया गया है कि जो पैकेज्ड मीट आता है, चिकन आता है, पैक्ड चिकन, प्रोसेस्ड चिकन, इसको भी दिल्ली में बाहर से लाके नहीं बेचा जा सकेगा। जो लोग चिकन कंज्यूम करते हैं या एग्स कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से फुल्ली कुक्ड चिकन या पूरी तरह से उबला हुआ अंडा ले रहे हैं तो भी आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको इसमें इन्फेक्शन नहीं फैल सकता है। और अगर किसी को होता भी है किसी रूप में, मान लीजिए किसी भी तरह से किसी बर्ड से इन्फेक्शन आया भी, तो उससे केवल इतना है कि आपको कुछ कफ, थोड़ा सा बुखार या हेडेक वगैरह हो सकता है। ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बर्ड फ्लू है, दिल्ली में कुछ बत्तखों में पाया गया है। सरकार की पूरी कोशिश है कि ये और ना फैले। बर्ड फ्लू से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां परभणी में पक्षियों की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 3 दिन पहले परभणी के मुरंबा में गांव में 800 मुर्गियों की मौत के बाद पशुपालन विभाग ने मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए भेजे। नेशनल लैब की रिपोर्ट के बाद परभणी में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। परभणी के साथ महाराष्ट्र के कुछ दूसरे हिस्सों में भी बर्ड फ्लू की आशंका के बाद वहां मुर्गी और अंडे के कारोबार में 20% तक गिरावट आई। बाजार में मुर्गियों और अंडों की मांग भी घट गई। महाराष्ट्र के पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने बर्ड फ्लू फैलने के लिए दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोल दिया और दोनों राज्यों की सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार के गंभीर होने का दावा किया। हमारे साथ सुनील केदार हैं, पशु संवर्धन मंत्री हैं। सर, जिस तरीके से बर्ड फ्लू को लेकर के महाराष्ट्र में भी दस्तक दे चुका, परभणी के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, और क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या कितना सैंपल सब तक पॉजिटिव मिला है? इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीक थर्सडे को एक महाराष्ट्र के हमारे मंत्रालय में, मैंने अपने मंत्रालय में एक मीटिंग की थी। उसमें इसका अंदाज़ लिया गया था, क्योंकि उसी टाइम में पता लगा चुका था कि मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू आया हुआ है। और इसके ऊपर हम लोगों ने महाराष्ट्र कैसा बचा के रखना है, प्रोटेक्ट कैसा है, इसलिए हम लोगों ने एक मीटिंग ली। मीटिंग के तहत काफ़ी कुछ उसका डिस्कशन हुआ। भारत सरकार के जो भी निर्देश थे उसका पालन कैसा किया जाए ये बताया गया। हमारे डिपार्टमेंट के सारे जो रूरल एरिया में जो हमारे क्लिनिक्स है, जो हमारे हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे हम LSS और हमारा LDO जो है उनको वैसे प्रकार के सूचना भेजे गई। जिला परिषद के यंत्रणा का भी उसमें हम लोगों ने उनकी मदद लेने का वैसा फरमान हुआ और उस तरह से हम लगे थे। उसी दिन हम लोगों ने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम लोगों ने आगाह कर दिया था कि आप वो एरिया सील कर दो जहाँ पे ये पोल्ट्री है, वहाँ पे नो आवागमन होना नहीं चाहिए, ना तो अंदर का आदमी बाहर, ना बाहर का आदमी अंदर। जब तक सैंपल्स पूरी तरह टेस्ट करके हमको उसका रिपोर्ट नहीं आता तब तक उसको लॉक कर दिया जाए, ऐसा बोला था। उन्होंने लॉक कर चुका है। सैंपल्स भोपाल से हमको टेस्ट करके आए और कल शाम को हमें पता लगा कि वो उसमें बर्ड फ्लू है करके, तो अभी उसके तहत
वहाँ पे क्लीन की जाएंगी। वहाँ के जो बर्ड्स है उनको दुर्भाग्य से हमको क्लीन करना पड़ेगा और उसके तरफ से उसको रोकना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ों के लिए आज 5 बजे राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्षा में बैठक बुलाई है, उसमें पूरी चीज़ चर्चा होगी, फिर आगे की रणनीति तय होगी। वहीं मध्य प्रदेश में इंदौर और नीमच के बाद मध्य प्रदेश के एक और जिले आगर में चिकन मार्केट का सैंपल बर्ड फ्लू पॉजिटिव निकला, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। इंदौर और नीमच के बाद मध्य प्रदेश के एक और जिले आगर से मुर्गी से जुड़े सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इस वक्त हमारे साथ है मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग के डायरेक्टर संचालक डॉक्टर R.K. रोकड़े। सर, एक और जिला जुड़ गया? जी हाँ, सही बात है कि आगर जिले का भी हमें जो सैंपल मिला था, विशेषकर कोई पोल्ट्री बर्ड्स में नहीं मिला है, जो सेव होते हैं टेबल के उसमें मिला है। एक सैंपल चिकन मार्केट के टेबल के स्वैब में, चिकन मार्केट स्वैब में एक पॉजिटिव पाया गया है। आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि वहाँ के हमने 4 सैंपल और लिए थे, क्लोएकल और ट्रैकियल, ये हमारे नेगेटिव पे पाए गए वहाँ पे। फिर भी एहतियात के तौर में हमने जो कार्रवाई करना था 100 मिलने के बाद भी, उस मार्केट को बंद करना, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में साफ सफाई करना, सैनिटाइज करना, सब कार्रवाई हमारे द्वारा वहाँ की गई है। तो बर्ड फ्लू की दस्तक अभी मध्य प्रदेश के कितने जिलों में हो गई? कितने जिलों से आपके पक्षियों के मरने की खबर है? देखिए, हमारे पास जो सैंपल आए हैं लगभग 38 जिलों से आए हैं, और जो हमारी पुष्टि हुई है अभी 18 जिलों की हमारी पुष्टि हुई है, और लगभग 6 जिलों के हमारे पास सैंपल नेगेटिव भी आए हैं। 18 जिलों से कौन से पक्षी हैं?